हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चनों को अरेंज किया था, यानी कि 1990 से लेकर 2019 तक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हें हमने पूरा टॉपिक वाइज अरेंज किया था। और उसी प्रकार अब हमने यहाँ पर अरेंज किए मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन। यानी कि अब देखिए, आप सभी को पता है कि 2019 तक जो सिलेबस था वो अलग था, और अभी 2020 के बाद से सिलेबस में कुछ परिवर्तन आए हैं। यानी कि टॉपिक 1 यानी कि पेपर 1 के कुछ टॉपिक को पेपर 2 में रख दिया गया है, और पेपर 2 के कुछ टॉपिक को पेपर 3 में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ सिलेबस में परिवर्तन आया है। तो हमने क्या करा है कि जो जो टॉपिक अभी दिए गए हैं 2020 में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन्हें हमने यहाँ पर अरेंज किया है। जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और ये तो आपने देखे ही होंगे, इनका तो ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। बाकी आप मानव संसाधन विकास देखोगे, उसके बाद में आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखोगे या भारत की अर्थव्यवस्था देखोगे, तो 2019 में जो वो क्वेश्चन आते थे वो पेपर 3 में आते थे, यानी कि पेपर 3 का पार्ट बी के अंतर्गत वो क्वेश्चन आते थे। तो अभी जो सिलेबस है, जैसे कि वर्तमान चुनौतियां, उसके बाद में यहाँ पर सब्सिडी से संबंधित जो क्वेश्चन आते थे, और जो जो टॉपिक हट चुके हैं वो हमने वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज नहीं किए। यानी कि हमने इस प्रकार से अरेंज किया है कि जो अभी 2020 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी 2014 से लेकर 19 तक के कैसे कैसे प्रश्न हैं, तो उन्हें हमने यहाँ पर अरेंज किया है। हम यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण भी करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे क्या सिलेबस के बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्या वाक्य में सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आते हैं या सिलेबस से ही आते हैं। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत अभी सिर्फ यहाँ पर देखेंगे प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हम डेली यानी कि छोटे छोटे वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कल हम यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अब आपको इस प्रकार की कोई भी बुक मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके, यानी कि जो मेंस की जो बुक रहती है यानी कि ओल्ड पेपर की, तो ये अनसोल्ड पेपर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अरेंज किया हुआ कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत बच्चों को यानी प्रॉब्लम आती है कि हम किस प्रकार से अरेंज करें, कि वो कैसे पहचाने कि ये प्राचीन इतिहास का ही क्वेश्चन है, कैसे पहचाने कि ये मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। तो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है हमने सोल्व कर दी है, और ये PDF आपको कैसे मिलेगी वो हम आपको वीडियो में एंड में बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं किस प्रकार का है। देखिए, MPPSC मेंस ओल्ड क्वेश्चन पेपर 1 पार्ट ए और 2014 से लेकर 2019। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट 1, और यूनिट 1 में आप सभी को पता है यूनिट 1 में क्या ऐड है दोस्तों, प्राचीन भारत। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन भारत से कैसे कैसे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्कर। अब देखिए, 3 मार्कर उस टाइम जो थे 15 से 20 शब्द में लिखना था। बाकी हमने अभी यहाँ पर अभी आपको बताया कि 2020 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जमाए हैं। ठीक है, तो 2014 से लेकर 2019 तक किस प्रकार से यहाँ पर अरेंज किया है हमने, हम आपको यहाँ पर बताते हैं प्रश्न। ठीक है, तो अब देखिए, आपको प्राचीन इतिहास में क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको यहाँ पर अब पता चलते जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है। 3 मार्कर का देखते हैं 10 शब्दों में। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके हम यहाँ पर मॉडल आंसर नहीं दे रहे हैं, और मॉडल आंसर जब देने रहेंगे तो इन पेपर को आप ले लीजिएगा। उसके बाद में हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि MPPSC में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या सिलेबस है, तो उस अकॉर्डिंग तो हमें तैयारी करना है। हमें पता ही नहीं रहेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिर हम किस प्रकार की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आपको पुराने क्वेश्चन देखना यहाँ पर अनिवार्य है, और हमने यहाँ पर बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज करती हैं। देखिए, 3 मार्क का 10 शब्द 2014 में पूछा गया था, संस्कार। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म के सिद्धांत, यानी कि जैन धर्म आप देखोगे, जैन धर्म आपका पेपर 4 एथिक्स में दार्शनिक में भी ऐड है, उसके बाद में यहाँ पर इतिहास में भी ऐड है। बाकी इन दोनों को लिखने का तरीका अलग है, यानी कि इतिहास की दृष्टि से लिखने का तरीका अलग होता है, और वहाँ दार्शनिक विचारक को लिखने का तरीका अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 2014 में ये पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर मेगास्थनीज के बारे में, यानी कि मौर्य काल के बारे में। तो आपको यहाँ पर 2-3 पॉइंट नोट करके रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से। यानी कि देखो, अब हमारे सिलेबस में ही दिया गया है कि हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसके आगे का इतिहास आप मत पढ़ो। इसके आगे का इतिहास कौन सा है, जैसे ताम्रपाषाण युग, उसके बाद में कांस्य युग, है ना। कांस्य युग तो हमारा हड़प्पा सभ्यता हो गया है। उसके पहले वाले युग जैसे पाषाण युग, है ना, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको जब सिलेबस में दे के रखा है कि हड़प्पा सभ्यता से आप पढ़िए, तो आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि पाषाण काल से एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो MP से संबंधित पाषाण काल से आ सकता है, जैसे कि भीमबेटिका।
ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर संस्कार पूछा गया था 2014 में, जैन धर्म के सिद्धांत 2014 में पूछे गए हैं, मेगास्थनीज। अब ये हमारे मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन हो गया, ये भी 2014 में पूछा गया था। उसके बाद में अजंता की गुफाएं पूछा गया था, ये भी 2014 में। ठीक है, तो आपको देखिए लुसेंट भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब ये अजंता की गुफाएं किसने इसे बनवाया है, कहाँ ये स्थित है, ये आपको लुसेंट में विविध वाले पोर्शन में आपको ये मिल जाएगा। मेगास्थनीज वाला भी लुसेंट में आपको मिल जाएगा। बाकी संस्कार और जैन धर्म के सिद्धांत भी आपको लुसेंट में मिल जाएंगे। उसके बाद में संस्कार। ठीक है, तो संस्कार के बारे में आपको 3 शब्द यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि हमारे 16 संस्कार है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर ऋग्वेद। अब देखिए, अब ये वापस से वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है। अब 2015 में भी देखिए वैदिक काल से एक क्वेश्चन आया है। अब 2015 में मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार, अभी तक 3 मार्कर में जो ये वाला है टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, इससे अभी तक सिर्फ 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी 2019 के भी क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो का वृहत स्नानागार, अब आपको इसमें 3 सटीक पॉइंट बताने थे, तो ये 2015 में पूछा गया था। अब फिर उसके बाद में कालिदास। देखिए कालिदास गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन हो गया, और इसे हम एमपी से भी रिलेट कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2015 में पूछा गया। अब आ जाते हैं हम 2016 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2016 में किस प्रकार का सारनाथ पूछा गया था, यानी कि सारनाथ क्या है, या फिर यह स्थान कहाँ स्थित है, किससे संबंधित है। उसमें पंचव्रत या अनुव्रत, ये भी हमारे जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, यानी कि एक चीज तो आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ रही होगी कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, 3 मार्कर के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद में जैन धर्म, उसके बाद में एक प्रश्न कौन सा आया है, जैन धर्म और गुप्त काल। ठीक है, तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे, इनसे 3 मार्कर हमेशा आते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, तो हम आपको ये भी समझाते जा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं सीता अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी मौर्य काल से संबंधित ये क्वेश्चन था, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो वहाँ से संबंधित ये क्वेश्चन था। अब विशाख दत्त, अब जो फेमस जो पर्सनालिटी रही है, जो रचनाकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब 2017 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो विशाख दत्त का आप बता सकते थे ये किसके शासनकाल से संबंधित है, उसके बाद में इनकी रचनाएं कौन सी है, इतिहास में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। 3 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में यहाँ पर अश्व घोष, ये भी 2017 में पूछा गया है। तो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें से आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। आप बुक तो कोई भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बुक जो होती है वो पढ़ने के लिए और समझने के लिए होती है। लास्ट में मेन से जब आप देने जाओगे तो आपके नोट्स ही आपको काम में आएंगे, और नोट्स आपको दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट बनाने चाहिए, ना कि आपको पूरी किताबें वहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कलिंग युद्ध पूछा गया था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व किन दोनों के मध्य हुआ था, और इसका परिणाम क्या हुआ था। देखिए इतिहास में कोई भी प्रश्न आता है, आपको एक बात ध्यान में रखना है, इतिहास में कोई भी प्रश्न आता है युद्ध वाला, तो आपको क्या करना है, वो कब हुआ, किसके मध्य हुआ, और उसके परिणाम क्या हुए, सिर्फ ये 3 चीज आपको लिखना है, आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कर्ण वंश के बारे में 2018 में पूछा गया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, प्रमुख शासक के बारे में भी पूछा जाता है, ये 2018 में पूछा गया था। मोखरी राजवंश पूछा गया था 2018 में। उसके बाद में अब देखिए 2019 में इससे 2 प्रश्न आए हैं प्राचीन भारत से, तो ऋग्वैदिक पंचजन और मौर्य काल में तीर्थ। ठीक है, अब सभी को पता है कि 2019 तक विश्व इतिहास भी था, अब विश्व इतिहास हमारे नए सिलेबस में नहीं है, तो वाले प्रश्न हमने हटा दिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 मार्कर के, यानी 5 मार्कर देखिए पहले 6 मार्कर में आते थे, 100 शब्दों में लिखना रहता था, अभी 5 मार्कर को आपको 50 शब्दों में लिखना है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 50 शब्द लिख दिया है। ठीक है, तो जो आपके पहले 6 मार्कर में आते थे वो अब आपके 5 मार्कर में आएंगे, सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए 2014 में, अब देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मेन टॉपिक कौन से हैं जहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं, वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, यानी कि उनसे प्रश्न आएगा ही। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ से संबंधित है, डायरेक्ट रिकॉल करना है आपको, ये कहाँ से, गुप्त काल से संबंधित है, ये 2014 में पूछा गया था। उसके बाद में देखिए वही वापस धार्मिक आंदोलन, जो देखिए धार्मिक आंदोलन 2 से 3 बार हुए थे, एक मध्यकाल में भी हुए थे जिसमें तुलसीदास, रैदास, मीराबाई ये सब थे। उसके बाद में एक प्राचीन में भी हुए थे, है ना, तो प्राचीन में कौन कौन थे, प्राचीन में ये जैन और बौद्ध। ठीक है, जैन और बौद्ध थे। उसके बाद में एक आधुनिक में भी हुए थे, तो उन्हें हम भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए, यानी कि क्यों उस टाइम, यानी प्राचीन इतिहास में उस टाइम बौद्ध धर्म क्यों इतना लोकप्रिय हुआ था, क्या कारण थे। ठीक है, क्योंकि देखिए धर्मों में धार्मिक आडंबर आ गए थे, उसके बाद में गलत गलत प्रथाएं वहाँ पर चल रही थी, पशु हत्या होती थी, तो इससे क्या है, जो गौतम बुद्ध थे वो नाराज हो गए थे, तो उन्होंने
अपना एक अलग ही धर्म बना लिया। ठीक है, तो इन दोनों धर्म, जैन और बौद्ध धर्म का दोनों का जो उदय है वो साथ में ही हुआ था। तो इसीलिए हुआ था, अंधविश्वास को दूर करने के लिए, उसके बाद में यहाँ पर नई प्रवृत्तियां लाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कारण बता सकते थे। और बाकी आपको देखिए, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण क्या आप कैसे बनाओगे, यानी कि बौद्ध धर्म इतना क्यों फेमस हुआ, तो 4 से 5 पॉइंट लिख लीजिए। ये आपका 6 मार्कर में, ये 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब ये गुप्त काल से संबंधित है। अब आपको यहाँ से एक लॉजिक मिल गया कि जितने भी इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं सबकी उपलब्धियां तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, उसके बाद में अशोक, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये जितने भी पुष्यमित्र, शुंग, तो इनकी सबकी लोकप्रियता, ये उपलब्धियां आपको तैयार करना है। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट में ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम निकल जाए इतना पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पेपर का नाम ही है सामान्य अध्ययन, यानी कि हर चीज़ों का हमें सामान्य अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको यह भी पढ़ना है कि कनिष्क जो बौद्ध धर्म थे उसके संरक्षक राजा कौन कौन थे, किन्होंने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। तो ये देखिए, अब वापिस से बौद्ध धर्म से पूछा गया है, ये 2015 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कनिष्क से भी जोड़ सकते हो ये क्वेश्चन, और बौद्ध धर्म से भी, बाकी ये बौद्ध धर्म से ही जुड़ेगा ये क्वेश्चन। देखिए 2015 में पूछा गया है। एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी लिखी, ये 2015 में पूछा गया। आप सभी को पता है कि जो हर्षवर्धन है उसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद से क्या मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अरबों और यूनानियों का आक्रमण शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर्षवर्धन ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, इनकी उपलब्धियां देखिए। कुल मिलाकर यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की उपलब्धियां बताइए, यानी कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट शासक हुए हमेशा उनसे क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अभी जैन धर्म के प्रमुख जो सिद्धांत थे वो 3 मार्कर में पूछ लिए गए थे 2014 में, अब यहाँ पर उसका वर्णन पूछ लिया गया है। तो यानी कि आपको 5 मार्कर के हिसाब से तैयार करके रख लेना है, तो आपका 3 मार्कर का भी काम हो जाएगा और ये भी काम हो जाएगा। बाकी जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो आपसे 11 मार्क में नहीं पूछे जाएंगे, या तो फिर उसमें और कुछ प्रश्न वो ऐड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। अब ये हमारा जो दक्षिण भारत से संबंधित मान के चलते हैं हम, ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है, 2016 में पूछा गया था। तो कुछ कुछ आपको विशेष प्रश्न भी तैयार कर लेना है। अभी आपको सभी शासक के क्या है उपलब्धियां तैयार करना है, तो इस प्रकार से करना है। और बाकी यदि आप नोट्स ना भी बना पाओ तो हम यहाँ पे आपको नोट्स बना के देंगे। हमारे जो नोट्स रहेंगे वो सभी सब्जेक्ट के रहेंगे, और उसे आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उनका बहुत ही कम प्राइस रहेगा, और हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, उसमें हम सिनॉप्सिस प्लस सिनॉप्सिस कम नोट्स, ठीक है, नोट्स कम सिनॉप्सिस टाइप हमारे रहेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बहुत ही कम पेज में, यानी कि 100 पेज में आपका पूरा इतिहास हम कंप्लीट कर देंगे, यानी 100 पेज आपको पढ़ के जाना है, आपका उसी से पूरा काम हो जाएगा। मेगस्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार फाहियान भी आए थे, उन्होंने भी किसी का वर्णन किया है, तो वो भी आपको तैयार करना है। 2016 में पूछा गया था। उत्तर मेरूल अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 2016 में पूछा गया था। अब देखिए, जैसे कुछ कुछ जो चीज़ें रहती है, यानी जो कुछ कुछ इतिहास रहते हैं, वो उसमें कुछ कुछ अभी जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। चोल साम्राज्य जो है वो ग्राम व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है, यानी कि वहाँ की ग्रामीण व्यवस्था इतने सुदृढ़ थी कि वो पूरे भारत में वहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में व्याख्यान किया जाता था, यानी अलग अलग विद्वान भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बताया था। ठीक है, उत्तर मेरूल अभिलेख उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। या डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य की ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, तो उसमें आप स्त्रोत में ये लिख सकते थे उत्तर मेरूल अभिलेख। ठीक है, तो प्रश्न आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से एग्जाम में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, अभी सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो अभी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूछे हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 6 मार्क से केवल ये प्रश्न आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। अब सिंधु घाटी सभ्यता से आपको क्या क्या तैयार करना है, देखिए आपके सिलेबस में ही दिया गया है कि जितने भी इतिहास है उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता आपको तैयार करना है। अब उसमें धार्मिक नहीं दिया गया है, बाकी आपको धार्मिक विशेषता भी तैयार करना है। तो ये 5 चीजें आप याद रखोगे, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको सभी में तैयार करना है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये केवल मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में ही तैयार होगी, आधुनिक में नहीं होगी ये तैयार, ठीक है। कि ब्रिटिश कालीन सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो इस प्रकार से बन सकता है, बाकी अलग प्रश्न नहीं बनेंगे, है ना। प्रशासन कैसा था ऐसा नहीं बनेंगे प्रश्न। तो आपको खास तौर पर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में आपको ये चारों चीज़ें हर टॉपिक की तैयार करना है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी आपको प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषता, उसके बाद में वैदिक काल की भी, उसके बाद में यहाँ पर आपका गुप्त काल, मौर्य काल, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर काल, हर्षवर्धन का काल, और उसके बाद में दक्षिण भारत के। तो सभी में ये 4 प्रश्न तो आपके तैयार होंगे ही, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से अब क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है कि अब क्या पूछा जा सकता है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता पूछी जा सकती है, उसकी प्रशासनिक विशेषता पूछी जा सकती है। और देखिए अब यहाँ पर पतन के कारण पूछ लिए, अब इसके उद्भव के कारण भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और सबसे फेमस यानी कि नगरीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसकी जो नगरीय व्यवस्था है वर्तमान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से किस प्रकार से लिंक करती है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए हमने ये प्रश्न बताते बताते आपको पूरा सिलेबस ही समझा दिया है, यानी कि आपको अलग से सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं, यही प्रश्न बताते बताते हमने आपको सिलेबस भी बता दिया है, ठीक है। बाकी आप सिलेबस देखोगे तो अब आपको खूब मजा आएगा, यानी कि सिलेबस देखने में मजा आएगा, पढ़ाई करने में मजा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के एनालिसिस कोई करता नहीं है, बाकी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। ये 2017 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए सामाजिक दशा से आ ही गया क्वेश्चन, है ना। तो जो वैदिक काल है उसमें 2 पार्ट है, एक उत्तर वैदिक काल और एक ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था और उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की धार्मिक विशेषता और उत्तर वैदिक काल की धार्मिक विशेषता, तो दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये जो अंतर अगर पूछेंगे, समानताएं और असमानताएं वाले अगर अंतर पूछते हैं तो वो 11 मार्क में आएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न 5 मार्क में पूछा जा सकता है और कौन सा 11 मार्क में, ठीक है। तो यही होती है स्मार्ट रणनीति। अब देखिए भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ है, उसके क्या सामाजिक कारण रहे हैं और क्या आर्थिक कारण रहे हैं, यही यहाँ पर लिखना था, सिंपल सा। तो ये 2018 में पूछा गया था। अभी 2019 में नहीं पूछा गया है, 2019 में इससे प्राचीन भारत से 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डाली, तो ये 2018 में पूछा गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये वही बौद्ध धर्म के पहले वाली जो काल था वही था। अब हम आ जाते हैं 11 मार्क 200 शब्द, ठीक है। देखिए पहले 15 मार्कर के आते थे, 300 शब्दों में लिखना होता था। बाकी हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता दिया, हमने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किए हैं, तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए, ठीक है। अब देखिए आपको हमेशा प्रश्न यही देखने को मिलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील का निर्माण करवाया है, अशोक, उसके बाद में हर्षवर्धन, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग। तो ये 4-5 शासक ऐसे हैं, यही हर बार आते हैं। तो प्राचीन इतिहास में यही जो शासक हैं ये इंपॉर्टेंट रहे थे, बाकी शासक का तो पूछेंगे नहीं। अब बताओ अशोक के पिता थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार थे, तो उनके बारे में क्यों पूछेंगे, उन्होंने ज़्यादा कुछ कार्य नहीं किए। हाँ बाकी उनकी थोड़ी सी उपलब्धि वगैरह पूछ सकते हैं। बाकी सबसे जो फेमस है यानी कि भारत को, अखंड भारत को एक करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किन्होंने निभाई है, तो वो निभाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। वो हमारे राजनीतिक विचारक में भी एड है। उसके बाद में यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीके अपनाए, विस्तार से व्याख्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तार से व्याख्या करना था, मैप वेप बना के आपको अच्छा से दर्शाता। 2014 में पूछा गया, 15 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे। प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क का वर्णन कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे प्राचीन भारत में एक रेशम मार्ग भी था, जहाँ से यहाँ जो हमारा एशिया का जो व्यापार है वो यूरोप से होता था, तो कनिष्क ने उस पर अधिकार भी किया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से संबंधित है, तो वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। उसके बाद में सांस्कृतिक उपलब्धि के आधार पर गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है, ये 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सांस्कृतिक चीज़ों में ही विशेष उपलब्धि इन्होंने पाई थी। यहाँ पर जो प्रशासन था वो भी अच्छा था, सामाजिक व्यवस्था भी यहाँ की अच्छी थी, उसके बाद में सांस्कृतिक विशेषता भी अच्छी थी, इस कारण इसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जहांगीर को चित्रकला का पिता या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है उसके काल को,
ठीक है। तो कुछ कुछ फेमस रहे हैं तो उनको आपको तैयार करना ही है। अब ये जो प्रश्न है अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे एमपीपीएससी के तो कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है ये गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। अभी तो ये एक ही बार आया है, हो सकता है कि अभी 2020 वाले मेंस में ये वापस से आ जाए, तो ये प्रश्न तो आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पे बताना था, यहाँ पे आपको उसके धार्मिक वगैरह का इसका वर्णन नहीं करना था, तो प्रश्न के प्रवृत्ति को भी आपको समझना है। अब नेक्स्ट है कि राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए, तो ये 2018 में पूछा गया था। तो ये विवेचना, उल्लेख, वर्णन, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ पर राजपूत कालीन सामाजिक संरचना यानी कि संरचना आपको बताना है, किस प्रकार से संरचना थी, जैसे कि ग्रामीण, शहरी, प्रांतीय और केंद्रीय, इस प्रकार का कैसा उनका संरचना आपको बतानी थी, क्या क्या थे उनमें, कौन कौन प्रमुख थे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये विवेचना, उल्लेख, इनसे आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो उत्तर है वो पॉइंट फॉर्मेट में ही लिखना है ना, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, क्योंकि पैराग्राफ में इतना ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्त्रोतों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन कीजिए, यानी कि गुप्त काल में जो विज्ञान था वो तकनीक था, उसकी कैसे कैसे यहाँ पर विकास हुआ। तो आपको यहाँ पर विज्ञान और तकनीक दोनों को साथ में लिख के बताना था। ये आपका 11 मार्क में। आप यहाँ पर प्रमुख वैज्ञानिक के भी नाम दे सकते थे, जैसे कि वराहमिहिर, आर्यभट्ट, है ना, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर आप अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, या फिर अलग अलग विशेषता, यानी कि जैसे कि विज्ञान और तकनीक के आप किसी भी प्रकार से लिख सकते थे, यानी कि विज्ञान और तकनीक की क्या विशेषता है, किस प्रकार उसका विकास हुआ, कौन कौन ने उसमें सहयोग दिया, है ना। तो एक प्रश्न का कोई भी एक मॉडल आंसर नहीं होता है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर लास्ट देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि देखिए आपको क्या करना है, सभी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषता आपको सभी टॉपिक में तैयार करना है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर प्राचीन भारत के क्वेश्चन को एनालिसिस कर लिया है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमने पूरे 2014 से लेकर 19 तक के देख लिए हैं कि प्राचीन भारत से अभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिट 2 जो कि मध्यकालीन भारत है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिलेगी, तो देखिए ये सभी पीडीएफ का जो प्राइस है वो 10-10 रुपये है। ये हम इंस्टा मोजो पर आपको लगा देंगे, ये कल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दिख जाएगी, तो आपको 10 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी, 10 रुपये में। अब देखिए ये इसमें आपको पेपर 1 के पूरे टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज यानी कि अरेंज किए हुए प्रश्न मिलेंगे, और पेपर 1 सॉरी दोस्तों पेपर 1A के, है ना, पेपर 1 पार्ट A के सारे प्रश्न, और उसके बाद में पेपर 1 पार्ट बी के सारे प्रश्न, जिसमें आपका जियोग्राफी वगैरह यहाँ हमने लिखा है, ये हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। तो यानी पूरे पेपर 1 के पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो भी सिस्टमेटिक तरीके से आपको जमे हुए मिल जाएंगे। और यदि आप ये बुक देखोगे तो इस प्रकार की अभी तक कोई भी बुक नहीं है ना, और आपके पास ओल्ड पेपर की यदि बुक है और आपने ऐसे अरेंज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। बाकी हम यहाँ पर ये वीडियो भी लाते रहेंगे, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। बाकी 10 रुपये में यदि आप ले लेते हो तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी कम जगह में आपके सारे प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर जैसे ही लॉकडाउन आपका खुलता है वैसे आप इन्हें प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम जो भी चीज़ लाते हैं वो ऐसी चीज़ लाते हैं कि आपका जो बर्डन है वो कम कर देते हैं। यानी कि देखिए अगर कोई भी तैयारी करेगा तो वो भी ऐसे ही सोच रहा होगा कि कुछ ऐसे हमें मेंस के क्वेश्चन मिल जाए कि जो अरेंज करे हुए हो, यानी कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर तैयार कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि कौन क्या किस प्रकार से सोचता है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बता सकते हो, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे।